My name is Anthony sir and today we are going to learn a very good topic, reported speech. Okay, but before we start this subject, I would like you to subscribe my channel and also share with all the friends who is willing to study at home in their free times. अभी हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम लोग बहुत अच्छे से टाइम इस्तेमाल करके ये सारे जो डिफिकल्ट टॉपिक है जो हमें 9th-10th में स्कूल में डिफिकल्ट जाते हैं वो टॉपिक हम लोग घर पे स्टडी करेंगे, उसको बार बार वीडियो देखकर हम लोग ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो जब भी स्कूल खुलेगी तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। और ये टॉपिक आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जितना डिफिकल्ट है उतना नहीं होगा क्योंकि मैं जब सिखाऊंगा आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी के सारे टॉपिक आप अच्छी तरह से कर पाओगे। 9th और 10th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 9th and 10th CBSE। उसके अलावा भी 8-9 में भी रिपोर्टेड स्पीच आता है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी तुम रिपोर्टेड स्पीच इस्तेमाल उसमें सिलेबस में आता है। तो तुम यहाँ पर देखो कि ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है। सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। हर एक चीज का हम लोगों को मीनिंग पहले समझना होता है क्योंकि मीनिंग समझने के बाद ही उसका इम्पोर्टेंस हमको समझ में आएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है और किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उनका पहला आंसर ये होता है डायरेक्ट स्पीच यानी जो डायरेक्ट बोला गया है, इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट में जाके बोला गया है। नहीं, उसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को पहले इसका परफेक्ट मीनिंग हम लोगों को समझना पड़ेगा। ओके, सो नंबर 1 मीनिंग रिपोर्टेड स्पीच जिसमें दो होते हैं, जिसका बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दो कॉन्सेप्ट याद रखिए। नंबर 1, दिस बोथ आर नॉट योर स्पीच। वो स्पीच है पर वो तुम्हारा नहीं। ओके, बोथ होते हैं, डायरेक्ट भी तुम्हारा नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तुम्हारा नहीं है, किसी और का तुमने बोला है, इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। दे आर नॉट योर स्पीच, दे आर समबडी स्पीच। पर जब तुम उसको बोलते हो, ठीक है, और उनको डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलते हो, एग्जैक्ट वर्ड्स जिसको हम लोग कोटेशन में लिखते हैं, तो एग्जैक्ट वर्ड्स हम लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स हमने उठाए हैं और उसको कोटेशन में रख के हमने बोला है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और वही जो वर्ड्स है, वही जो स्पीच है, उसको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पर एग्जैक्ट मीनिंग्स में हमने बताया है। ओके, एग्जैक्ट मीनिंग अगर होता है तो वो हो गया इनडायरेक्ट। अभी ये वर्ड एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट मीनिंग में फर्क क्या है? एग्जैक्ट वर्ड्स यानी जो वर्ड्स वहां पर है, जो टेंस वहां पर है, जो प्रोनाउन वहां पर है, सेम टू सेम वही कॉपी करके उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख देना है, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स। और एग्जैक्ट मीनिंग्स का मतलब वही जो सेंटेंस है उसका मीनिंग हम लोगों को कुछ बदला, उससे कुछ वर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे, टेंस वगैरह चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने के बावजूद भी वो सेंटेंस जो पहले बोला गया था, जो स्पीच पहले बोला गया था, उसको हम अभी बोलते हैं और उसका मीनिंग सेम निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है मीनिंग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। फिर से एक बार दो बात याद रखनी है। नंबर 1, दोनों में से एक भी तुम्हारा स्पीच नहीं है। दूसरा, अगर एक एग्जैक्ट वर्ड्स है तो वो डायरेक्ट स्पीच है और एग्जैक्ट मीनिंग है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब वो स्पीच किसी और का है और कोई और बोल रहा है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये मीनिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इंपॉर्टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमको पता होना चाहिए क्योंकि अगर हमें इंपॉर्टेंस पता है तो ही हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे, नहीं तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। हम इंपॉर्टेंस जाने बगैर तो चॉकलेट भी नहीं खाते क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये खाने से मुझे ये इंपॉर्टेंस, उसका ये बेनिफिट होने वाला।
तो रिपोर्टेड स्पीच का बेनिफिट तुम्हें क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है? नंबर 1, ये उसका बेनिफिट नहीं है पर मैं पॉइंट ऐड किया है कि वो तुम्हारी एग्जाम में आता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। बोर्ड की एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जहां पर तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन आता है, प्लस बाकी के जो एडिट द एरर है या तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आ सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा तुम्हारे लिए एज अ स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट रिपोर्टेड स्पीच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स इन एग्जाम। और अगर ये नहीं आया है तो तुम्हारे जो ग्रामर के जो पॉइंट्स है, मार्क्स है, वो तुम्हारे चले जाएंगे। ओके, नंबर 2, स्टोरी राइटिंग एंड नंबर 3, ड्रामा राइटिंग। ओके, हम लोग राइटिंग स्किल में, हम लोग यहाँ पर राइटिंग स्किल तो हम लोग नहीं करते हैं, पर ऑफ कोर्स स्टोरी राइटिंग आता है। पर जब बुक में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लेसन जो होते हैं, कुछ लेसन्स ड्रामा के फॉर्म में होते हैं और कुछ लेसन्स होते हैं स्टोरी के फॉर्म में। ओके, तो ड्रामा के जो फॉर्म में जो स्टोरी होती है, जहां पर डायलॉग्स लिखे जाते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। ड्रामा डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, और जो स्टोरी लिखी जाती है, जहां पर पैराग्राफ में लिखा जाता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। तो उसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर कहीं पर अगर हमें ड्रामा लिखने की जरूरत पड़े, या तो कोई प्ले तुम्हें स्कूल में परफॉर्म करना है जहां पर तुम्हें डायलॉग्स लिखने हैं, तो तुम्हें यहाँ पर जो राइटिंग जो करना पड़ेगा, हर एक के डायलॉग वो तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में लिखने पड़ेंगे। इसीलिए तुम्हें डायरेक्ट स्पीच पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है वो तुम्हें पैराफ्रेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब तुम वही डायलॉगों को पैराग्राफ के अंदर तुम लिखते हो कि उन्होंने क्या कहा, तो एक पैराग्राफ में लिखते हो, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी स्टोरी लिखने के लिए तुम्हें इनडायरेक्ट स्पीच की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ड्रामा लिखने के लिए तुम्हें डायरेक्ट स्पीच की जरूरत पड़ती है। और इन फ्यूचर तुम्हें कहीं ना कहीं ये स्टोरी राइटिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम एग्जाम में स्टोरी राइटिंग लिखते हो। 2 व्यक्ति के बीच में जो डायलॉग हुए हैं वो तुम्हें लिखना है, वो भी पैराग्राफ के अंदर, तो तुम्हें ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करनी होती है। और जो ड्रामा है, अगर तुम्हें स्कूल में पर चांस मिला कि तुम्हें कुछ ड्रामा परफॉर्म करना है और तुम्हें डायलॉग्स बनाने हैं, तो तुमने ये डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सीख लो, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज करना सीखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर सिखा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, पर वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है इसलिए हम लोग नहीं सीखेंगे, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या करना है कि यस, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग में मुझे काम आने वाला है इसलिए मैं सीख के लूंगा, ये ड्रामा में मुझे काम में लगने वाला है इसलिए मैं सीख के लूंगा। ऐसा करके तुम सीखोगे तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसान हो जाएगा। ये है हमारा इंपॉर्टेंस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब हम सीखने जा रहे हैं रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके रूल्स कौन से यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए, उसके साथ में एग्जांपल भी लिख लेता हूं। He said, I don't like banana. Okay, now अभी हम एक एक रूल्स हम लोग सीखेंगे। नंबर 1, जब स्पीच हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये हमारा कॉमा है, ओके, तो ये हमारा हो गया मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। ये क्लॉज को ये क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगता है। दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रिपोर्टर कैन बी एट द बिगिनिंग और एट द एंड। ये है हमारे रिपोर्टर, ही सेड। इसको मैं शुरुआत में भी लिख सकता हूं, या तो फिर ये पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आई डोंट लाइक बनाना सेड ही, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। यानी तुम आगे भी लिख सकते हो या तो पीछे भी लिख सकते हो, और यहां पर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें ये फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। नंबर 3, मेन स्पीच इज केप्ट इन इन्वर्टेड कॉमा। ये हमारा हो गया मेन स्पीच है, जिसको हम लोग ने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। याद रखिए, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है
और ये जो सेंटेंस है वो जो पंक्चुएशन मार्क से खत्म होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब नॉर्मली हमारे पंक्चुएशन मार्क्स कौन से आ सकते हैं, फुल स्टॉप आ सकते हैं, कॉमा, सेंटेंस के एंड में कॉमा कभी नहीं आता है, फिर एक्सक्लेमेटरी आ सकता है या तो क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं। ये तीन जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं और वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, मेन स्पीच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये जो भी वर्ड रहेगा यहाँ पर वो कैपिटल लेटर से चालू होगा। ओके, जनरली हम लोग रूल्स कैसा कहता है कि कॉमा के बाद कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर यहाँ पर कॉमा के बाद एक नया क्लॉज चालू होता है जो स्पीच पे है और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, तो वो जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ओके, ये तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, जो जनरल रूल्स है कि वो कैपिटल होना चाहिए, पर जो मेन स्पीच होता है वो भी कैपिटल से शुरू होना चाहिए। तो ये हमारे रूल्स है। उसके अलावा एक और भी रूल्स है कि अगर यही स्पीच को तुम्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना है तो दूसरा एक जो फॉर्मेट है जिसमें हम लोग ये स्पीच लिख सकते हैं वो एक कॉलन के साथ। फॉर एग्जांपल, ही कॉलन, आई डोंट लाइक बनाना। तो ये है दूसरा फॉर्मेट। यहाँ पर क्या होता है, जो स्पीच होता है उसको तुम्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ जो स्पीच है उसको कॉलम यहाँ पर कर देंगे, 2 डॉट्स कॉलम कर देंगे, जो स्पीकर है वो यहाँ पर कर देंगे, रिपोर्टेड वर्ब है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो रिपोर्टर है रिपोर्टेड वर्ब लिखने की जरूरत है, सिर्फ जो रिपोर्टर है उसका नाम और उसके बाद उनका डायलॉग जो पंक्चुएशन मार्क्स आता है वो खत्म हो गया। ओके, जनरली जो प्ले होता है, जो ड्रामा लिखा जाता है वो ये फॉर्मेट में लिखा जाता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका नाम होता है और यहाँ पर उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में लिखने के रूल्स। तो ये सारे रूल्स जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखते हैं उसके लिए ये रूल्स अप्लाई होता है। और दूसरा एक तरीका है डायरेक्ट स्पीच लिखने का, वो है सिर्फ रिपोर्टर का नाम यहाँ पर 2 कॉलम और उनका उनका डायलॉग जैसा है वैसा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, और ये दूसरा फॉर्मेट है। तो ये हो गए हमारे रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच। अब हम सीखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। जब हमें डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, ये तुम्हारे काम की बात है क्योंकि यही तुम्हें एग्जाम में आएगा। एक सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच में है, एक पूरा डायलॉग है 4 लाइन का डायलॉग, उसको तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये सारे रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। हम 1 बाय 1 यहाँ पर सीखेंगे। नंबर 1, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बहुत जरूरी है कि तुम्हें टाइप्स ऑफ सेंटेंस आने चाहिए और तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नंबर 1, आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। अगर तुम्हें बनाना आता है तो वेरी गुड, तुम वो सेंटेंस बनाते हो, वेरी गुड। और अगर नहीं आता तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कि ये वाला ये सेंटेंस है वो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो 4 मेन प्रकार हैं वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस यानी जिसमें स्टेटमेंट होता है और वो फुल स्टॉप से खत्म होता है। असर्टिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट रहता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहता है और वो फुल स्टॉप से खत्म होता है। ओके, नंबर 2, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन का जो सेंटेंस होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड यस नो आंसर क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन हम सबको पता है, एक यस नो आंसर क्वेश्चन होता है और WH क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस खत्म होता है। तो ये है इंटेरोगेटिव। नंबर 3, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है, ऑर्डर होता है। तो ये वाले सेंटेंस जिसका फॉर्मेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट रहता है,
उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, ओके, ब्रिंग फूड, डू योर होमवर्क, तो वो सारे इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ वंडरफुल डे, हाउ ब्यूटीफुल आर दोस पीपल, ओके, तो वो सारे जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी दो प्रकार है, एक तो व्हाट, हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और दूसरा है इंटरजेक्शन वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन में जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है उसको पहले रखना होता है और फिर हम लोग बाकी का जो सेंटेंस है बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, वाओ ही हैज वॉन लॉटरी, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और वाओ आए है इसलिए वो सेंटेंस हो गए एक्सक्लेमेटरी। और ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है और ये भी फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है और इंपरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना हम लोगों को आना चाहिए कि ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, ये इंपरेटिव है, ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि हर एक सेंटेंस के रूल्स अलग अलग है। ओके, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर तो फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वो सेंटेंस के टाइप्स नहीं है। मैं ऐसा बोलूंगा कि वो सेंटेंस के टाइप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि असर्टिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इंटरोगेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इंपरेटिव में भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, एक्सक्लेमेटरी में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो उसका मतलब चारों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनाओ, असर्टिव का असर्टिव। तो मतलब मेन जो टाइप है वो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी टाइप है। ओके, तो ये टाइप हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर तुमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो तुम्हारे लिए पहला पड़ाव जो है डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच करना, वो तुमने जीत लिया। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये सारे समझने के बाद ही हम लोग आगे के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 2 है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड वर्ब क्या है, ये दोनों में हम लोग डिफरेंस सीखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब। अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है, ही सेड I will go for shopping. This is his sentence. Okay? तो यहाँ पर दो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो ये है will go, ये वाला वर्ब है। ओके? तो इनमें से एक रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा है रिपोर्टेड वर्ब। और ये वाला जो है वो ऑलरेडी पहले बोला गया था, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ओके, और ये जो है वो अभी हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, तो हर एक सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें ये क्लॉज के अंदर हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगा और यहाँ पर हम लोगों को रिपोर्टेड वर्ब मिलेगा। और ये रूल क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होता है हर एक सेंटेंस के हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के टाइप्स के हिसाब से कैसे चेंज होता है। ओके, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने बताया है वो रिपोर्टिंग वर्ब्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो है नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है वहां पर रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा रहेगा? सेड, सेड, सेज, विल से, टेंस के हिसाब से रहेगा, पर जनरली रहता है सेड जो कि सिंपल पास्ट में रहता है। वो हमारा असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? टोल्ड, सेड टू, सेड। 90% हम लोग टोल्ड इस्तेमाल करेंगे, सेड टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो स्पीकर है, रिपोर्टर है, एक बता रहा है एक दूसरा सुन रहा है, तो हम लोग सेड टू इस्तेमाल कर सकते हैं, सेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है वहां पर हम लोग अगर वो रिप्लाई में असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्म्ड
कि इस प्रकार के हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं असर्टिव के। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इसलिए मैंने सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुम्हें सिखा दिए ताकि तुम्हें हर एक टाइप्स के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी सेंटेंस तुम्हें पता चल गया तो इसलिए तुम्हें रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर से ही तुम्हें चूज करना है कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो इंटेरोगेटिव होता है तो वहां पर ऑलरेडी वो क्वेश्चन होता है तो हम लोग आस्क्ड, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब अगर सेड है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा आस्क्ड क्योंकि वो क्वेश्चन, या तो इंक्वायर्ड। ये दो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं इंटेरोगेटिव। अभी हम लोग जाएंगे इंपरेटिव में। इंपरेटिव में हम लोग जाएंगे कि इंपरेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप है इसलिए यहाँ पर अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ओके। इस प्रकार के हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब चूज कर सकते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की सडन फीलिंग्स रहेंगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी, तो फीलिंग्स के हिसाब से हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर इस्तेमाल करना है। और ज्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें तुम बेसिक जो होता है वो तुम लिख सकते हो वो है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विथ, और यहाँ पर तुम ब्रैकेट में जो भी वो फीलिंग है वहां पर लिख सकते हो, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, ओके। वो प्रकार का तुम रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हो, ओके। तो ये चार प्रकार के सेंटेंस है और चारों प्रकार के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग है। हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड, सेड टू, सेड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म। इंटेरोगेटिव होता है तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड। इंपरेटिव होता है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वो प्रकार के आ सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विथ सैडनेस, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ कोई भी तुम्हारी जो फीलिंग्स होती है वो तुम सेंटेंस देखकर तुम यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गए हमारे रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन भी चेंज होता है तो कौन सा कंजंक्शन कौन से सेंटेंस में आएगा वो भी हमें सेंटेंस के टाइप्स के ऊपर से ही सीखना पड़ेगा। पर उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक वर्ड है, यस, एंड इट कनेक्ट्स टू फ्रेजेस, टू वर्ड्स और इवन टू क्लॉजेस। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और मेन क्लॉज होता है, और उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोगों को कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, बट वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सेंटेंस के टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग सेंटेंस के टाइप के हिसाब से सीखेंगे कि कंजंक्शन कौन सा है। नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में ज्यादातर नहीं, हमेशा कंजंक्शन रहता है दैट। बच्चे लोग बहुत सारी जगह पर यही गलती करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच आया कि हम लोगों को कंजंक्शन एक ही पता है, वो है दैट, और वो हर एक जगह पर दैट लिखना चालू कर देते हैं, पर वो गलती है। इसीलिए मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि कंजंक्शन टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से तुम्हें लिखना होता है। तो असर्टिव जो सेंटेंस होता है वहां पर कंजंक्शन आता है दैट। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। यहाँ पर हम लोग दो इंटेरोगेटिव के हिसाब से दो अलग अलग सीखेंगे क्योंकि दोनों के लिए कंजंक्शन अलग अलग। नंबर 1 यस नो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है यस नो वाला क्वेश्चन, तो उसके लिए जो कंजंक्शन होता है वो है इफ या तो वेदर। इफ या तो वेदर वो उसका कंजंक्शन है अगर यस नो क्वेश्चन है। अगर WH क्वेश्चन है तो WH जो वर्ड है वही हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कंजंक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर दो रूल्स हो गए, नंबर 1 नंबर 2। यस नो आंसर क्वेश्चन इफ वेदर, WH क्वेश्चन WH वर्ड, ओके। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। हमको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा ज्यादातर वर्ब से चालू होता है या तो लेट वर्ब से चालू होता है। ये दो प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वो वर्ब से चालू होता है, इसलिए हमारा कंजंक्शन रहेगा टू प्लस
V1, जो V1 वर्ब आता है वही उसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा, पर कंजंक्शन हमारा हो जाएगा टू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन है टू। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें हमारा कंजंक्शन रहेगा दैट। तो इसका मतलब यह है कि दैट कंजंक्शन सिर्फ असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आते हैं, उसके अलावा इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर हमारा कंजंक्शन चेंज हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर यस नो आंसर वाला क्वेश्चन है तो हम लोगों को इफ वेदर इस्तेमाल करना है, और अगर WH वाला क्वेश्चन है तो हमें WH वर्ड इस्तेमाल करना है, वही WH वर्ड को कंजंक्शन बना देना है। और इंपेरेटिव है तो टू प्लस V1 ये हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। कभी भी गलती मत करो कि बहुत जल्दी में तुम सब जगह पर दैट लिख देते हो, वो तुम्हारी गलती रहेगी। अगर वो इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव है और तुमने दैट लिखा है तो तुम्हारे मार्क्स वहां पर कट सकते हैं। इसलिए कंजंक्शन का ये टेबल बहुत अच्छी तरह से लर्न करके। सबसे महत्वपूर्ण और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोग सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, वो है टेंसेस। ओके, तो यहाँ पर टेंसेस दो कंडीशन में चेंज होते हैं, और दोनों कंडीशन कौन सी है वो हम लोग सीखेंगे। नंबर 1, एक कंडीशन है कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या तो फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ओके, और दूसरा कंडीशन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट है तो हमारा जो टेंसेस है उसमें बहुत सारे चेंज आएंगे, एक नहीं बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल फ्यूचर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और सिंपल पास्ट है तो चेंज होगा। अब ये क्यों ऐसा होता है वो कंडीशन हम लोग समझेंगे, तो हमें अच्छी तरह से समझना है। नंबर 1 कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस होता है जिसको हम लोग रेलेवेंट टेंस यहाँ पर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो जो क्रिया है वो इतना भूतकाल में यानी इतना पास्ट में नहीं गया है, इसलिए हम लोगों को टेंस को ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर क्लास में बैठा हूँ और मैं एक मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ जाओ जाके राकेश को बुला के लाओ, तो वो जाकर राकेश को बुला के लेकर आएगा और बोलेंगे कि एंथनी सर ने बोला है कि वो तुम वहां पर जाओ, यानी वो रेलेवेंट टेंस है। सेम टेंस के अंदर, सेम ही एटमॉस्फेयर के अंदर वो सेंटेंस बोला जाएगा, तो जो टेंस मैंने इस्तेमाल किया है वही टेंस वो इस्तेमाल करेगा, उसको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी वो रेलेवेंट टेंस है, टाइमिंग रेलेवेंट है। पर अगर वही जगह पर ऐसा होता है कि मैंने ऐसा बोला है कि जाओ जाके तुम राकेश को बुला के लाओ, और वो भूल गए, और क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर पे जाता है तब उनको याद है अरे एंथनी सर ने राकेश को बुलाया था, वो फोन उठा के कहता है अरे राकेश, एंथनी सर तुम्हें बुला रहे थे, बुला रहे हैं नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं इस्तेमाल किया जो मैंने इस्तेमाल किया था, पर वो क्या करेगा पास्ट कंटिन्यूअस कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी वो रेलेवेंट नहीं है, उसका टाइम चला गया। और वही इसका मकसद है कि जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होती है ये मैं बताता हूं। डायरेक्ट स्पीच नंबर 1 वो तुम्हारा स्पीच नहीं यानी किसी और का बोला हुआ है, तो ये बंदे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और ये वाला फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो बात कर रहा है, ठीक है। और ये जो बंदा बात कर रहा है वही बात इन लोगों को यहाँ पर आकर बतानी है, ये कोई तीसरे कोई व्यक्ति को यहाँ पर आकर बतानी है, और इनको ये जो बात कर रहा है ये दूसरा बंदा है, वो यहाँ पर सेकंड पर्सन है क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा है, उनको यहाँ पर आकर ये सारी बातें बतानी है। तो अगर वो रेलेवेंट टाइम के अंदर वो आ गया तो वो सेम टू सेम टेंस इस्तेमाल करेगा, और अगर रेलेवेंट टाइम के अंदर नहीं आ गया और यहाँ पर टाइम गैप आ गया तो उसको वो टेंस चेंज करना पड़ेगा और बोलेगा कि वो ऐसे बोल रहे थे, यानी अभी वो पास्ट में चला जाएगा। अगर वो रेलेवेंट टाइम के अंदर आ गए कुछ मोमेंट के अंदर तो वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, उसमें टेंस चेंज नहीं होगे। पर वही बात है टाइम गैप अगर बढ़ जाता है तो हम लोगों को यहाँ पर टेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंस जो उन्होंने बोले थे उसके टेंसेस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा पर मीनिंग सेम रहेगा। यही तो ब्यूटी है इनडायरेक्ट स्पीच।
कि तुम वर्ड्स चेंज कर सकते हो, टेंस चेंज कर सकते हो, पर उसका जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रेलेवेंट इररेलेवेंट यानी टाइम गैप की वजह से हम लोगों को टेंसेस चेंज करना पड़ता है। ओके, तो टेंसेस जो नहीं चेंज करना है उसके लिए तो कोई टेबल होगा ही नहीं जो हमें लर्न करना पड़ेगा, पर जिसके लिए जो चेंज करना है उसके लिए एक टेबल है जो हमें लर्न करना पड़ेगा। तो अभी जब सेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो टेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस मैं यहाँ पर लिख के रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको लर्न करें। ओके, टेबल थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दूंगा। एक तो है यहाँ पर डायरेक्ट है और ये है इनडायरेक्ट, यहाँ पर भी डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। यहां पर अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये साइड पे आ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो हो जाएगा सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है शाल हो जाएगा शुड, विल हो जाएगा वुड, कैन हो जाएगा कुड, मे हो जाएगा माइट एंड मस्ट हो जाएगा ought to। ओके, तो ये टेबल मैंने बनाया है। थोड़ा विचित्र यहाँ पर लग रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, पर तुम तुम्हारी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस बनाए रखा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही सीक्वेंस में सीखो। ओके, तो सीक्वेंस कौन सा है? सिंपल कंटिन्यूअस, ये और ये पास्ट परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल के प्रेजेंट पास्ट, कंटिन्यूअस के प्रेजेंट पास्ट, परफेक्ट के प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट पास्ट। यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो सीक्वेंस है। यानी ये एक मैंने फ्यूचर एक भी नहीं लिया है। यहाँ पर हमारे जो 12 टेंसेस है वो ग्रुप के एक भी फ्यूचर टेंस मैंने यहाँ पर नहीं लिया, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ दो ही चेंज होते हैं कि उसका साल का शुड हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, इसलिए फ्यूचर टेंस मैंने नहीं लिया। उसके बाद क्या किया है मैंने, बाकी जो मॉडल्स है उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का ought to हो जाएगा। ओके, अभी सीखेंगे कैसे। सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा सिंपल पास्ट, मैंने आपको बताया टाइम गैप की वजह से। सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी तुमने जो सेंटेंस बोला है वो टाइम गैप आया, इसलिए वो अगर मैंने अभी बताया है तो वो जाके बताएगा तो वो पास्ट में बताएगा, पर वो मैंने अभी पास्ट का बताया तो वो जाके बताएगा तो वो दूर का पास्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया है, वो जाके बताएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बताएगा, पर अगर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में बताया तो उनके लिए दूर का पास्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो बोलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी अभी अभी खत्म हुआ है मैंने इस्तेमाल किया, तो वो वहां पर जाके बताएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही टेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब होता है दूर का पास्ट। मैंने अभी कोई सेंटेंस बताया जिसमें दूर का पास्ट मैंने बताया है, तो वो भी जाके ये सेंटेंस दूसरे को बताएगा तो उनके लिए भी वो दूर का पास्ट ही रहेगा ना। मेरे लिए अगर मैं अभी मैं बताता हूँ और वो दूर का पास्ट है तो वो तो फ्यूचर में जा रहा है, तो उनको वहां पर भी दूर का पास्ट रहेगा, इसलिए पास्ट परफेक्ट ही रहेगा।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये टेबल सीखना पड़ेगा। ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और। अगर तुमको एक दिन लगे 2 दिन लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो टेंसेस का जो टेबल है वो तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखो कि ये कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट है तो ही, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर सिंपल फ्यूचर है, तो हम लोग टेंसेस चेंज नहीं करें। पर 9th 10th में जो डायलॉग दिया जाता है जहां पर कॉलन रखा जाता है, फॉर एग्जांपल रमेश, और ये कॉलन, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट है, तो मतलब ये सारे चेंजेस हमको करने के हैं। ओके, तो ये टेबल आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और हम लोग आगे के पॉइंट में जाएंगे। आगे का जो रूल्स है वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस भी हमारे चेंज होंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस होते क्या है। प्रोनाउंस होते हैं वो जिसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये टेंसेस सीखने के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ही सीख के लीजिएगा। आई, वी, यू, यू, he, she, it, they। ये जो प्रोनाउंस है वो हमें इस तरह से बोलने पड़ेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो ये है हमारे प्रोनाउंस, और ये प्रोनाउंस हमको पर्सन के हिसाब से हम लोगों को सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन। तो पर्सन हम लोग सीख लेंगे कि पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन इज द लिसनर यानी जो सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन इज द समबडी whom we are talking about, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से हमारे प्रोनाउंस के चेंजेस होते रहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करते हैं तो जनरली हमारा जो मीनिंग होता है वो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कोई एक बंदा बात कर रहा है 2 या 3 लोगों के साथ, ये चौथा बंदा भी है, ये बंदा इन लोगों से बात कर रहा है इसके बारे में। ठीक है, और यही बात ये बंदा जिन्होंने सुना है वो यहाँ पर आकर इन लोगों को बता रहा है, ये दोनों को वो बता रहा है। अभी हम लोग समझेंगे प्रोनाउंस के लिए। मैंने रूल्स ऐसा बनाया कि इट डिपेंड्स ऑन हु इज रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट जो करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो प्रोनाउंस कैसे चेंज होगा। ओके, अभी यहाँ पर बोल कौन रहा है, ये, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। ये और ये दोनों कौन हो गए, सेकंड पर्सन, क्योंकि वो वहां पर सुन रहे हैं, और ये लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो उसमें फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन। अभी ये क्या हुआ कि वो जो बातचीत हुई वो बातचीत यहाँ पर कौन लेकर आया, सेकंड पर्सन यहाँ पर लेकर आया। तो अभी सेकंड पर्सन यहाँ पर लेकर आया, वो अभी बोलना चालू करेगा, इसलिए वो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। और यहाँ पर सुनने वाले लोग कौन है, ये लोग हैं, तो ये लोग हो गए सेकंड पर्सन, और उन लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो ये सारे लोग हो गए, सभी लोग थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब ये होता है कि जो रिपोर्टिंग करता है, अगर ये सेकंड पर्सन ने यहाँ पर रिपोर्टिंग किया, इमेजिन करो कि यही फर्स्ट पर्सन ने ये सारी बातें जो इनको बताई वही बात यहाँ पर आकर बताता है, तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ही रहेगा और ये सब लोग सेकंड पर्सन हो जाएंगे। ये लोग जो यहाँ पर सेकंड पर्सन थे वो लोग थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अगर ये थर्ड पर्सन ने आकर यहाँ पर रिपोर्टिंग किया है तो ये थर्ड पर्सन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो जाएगा और ये सारे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ये अभी सुन रहे हैं इसलिए ये सब सेकंड पर्सन ही रहेंगे। तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन किसको बता रहा है। ओके,
तो इसलिए हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि रिपोर्टिंग कौन करता है भाई। जो रिपोर्टिंग करने जाता है वो खुद फर्स्ट पर्सन बन जाता है, ठीक है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है वो यहाँ पर थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग करता होता है, तो वो थर्ड पर्सन में ही रहेगा, ठीक। ओके, तो ऐसे प्रोनाउंस हम लोग चेंज करते हैं। अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग ये समझेंगे कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश सेड टू मी, I will not talk to you. ओके, बातचीत किसके बीच में हो रही है? रमेश और मी के बीच में। रमेश थर्ड पर्सन है, मी क्या हो गया? सेकंड पर्सन है। यहाँ पर आई कौन है? रमेश है। और यू कौन है? मी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो मैं लिखूंगा रमेश told me that मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। that I कौन है यहाँ पर? रमेश है। that he will टेंस चेंज हो जाएगा तो would not talk to you, यहाँ पर क्या हो गया? me, ओके, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाला फर्स्ट पर्सन मी, यहाँ पर जो मी है वो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो रमेश टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉक टू मी। उस तरह से हम लोग प्रोनाउंस चेंज करते हैं, ओके, गुड। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउंस। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है सिचुएशन के बेस पे कि कौन रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके आधार पे तुम्हें प्रोनाउंस चेंज करना है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। रूल नंबर 6 हम सीखेंगे जिसको कहते हैं नियरनेस इनटू डिस्टेंस। नाउ नियरनेस वर्ड्स आर चेंज इनटू डिस्टेंस वर्ड्स। क्यों होता है? उसके लिए भी हमारे लिए जो मैंने सिखाया था टाइम गैप, वही जिम्मेदार है। क्योंकि जो सेंटेंस बोला गया था वो सेंटेंस अभी ये टाइम पे आ जाता है, तो जो टाइम गैप है वहां पर नियरनेस के जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स नियरनेस दिखाते हैं, वो सारे डिस्टेंस में चेंज हो जाते हैं। और ये समझने के लिए हम लोगों को ये टेबल लर्न करना पड़ेगा। इजी है, जहां कहीं पर भी ये वर्ड्स तुम्हें दिखते हैं तो तुम्हें ये डिस्टेंस के वर्ड्स तुम्हें लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एन और डी। एन यानी नियरनेस वर्ड्स, डी यानी डिस्टेंस वर्ड्स। दिस हो जाएगा दैट, दैट रिमेन दैट, ओके। जो वैसे ही रहने वाले वो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो दिस बिकम दैट एंड दिस प्लूरल बिकम्स दोस। हियर देयर, नाउ देन, कम गो, ओके। और भी बहुत सारे वर्ड हैं। टुडे, दैट डे, tomorrow, the following day, following day भी बोल सकते हो, बोल सकते the next day। और जैसे yesterday होता है तो वो क्या हो जाएगा इसके जैसा the previous day, या तो फिर the day after, the next day के जैसे ही the day after यानी yesterday, no, the day before, okay, the day before, okay। और भी ऐसे वर्ड हैं जो ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते पर वो लिस्ट में आते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ। दस चेंज होकर हो जाएगा सो, एंड हीदर चेंज होकर टीदर हो जाएगा। तो ये वर्ड्स है जो नियरनेस वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स आते हैं तो हम लोगों को इनडायरेक्ट में ये वर्ड्स चूज करने के, और उसका मीनिंग मैंने बताया है क्यों चेंज करने हैं। नियरनेस के वर्ड्स डिस्टेंस में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बीच में टाइम गैप आ जाता है। वो सेंटेंस वो टाइम पे बोला गया था, वो टाइम अभी ये समय पे अप्लाई नहीं हो सकता, तो वो टाइम पे जो नियरनेस दिखाएगा वो वर्ड्स अभी डिस्टेंस में दिखाएगा।
एग्जाम्पल देता हूँ मैं, टुमारो का एक एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे डैडी ने बहुत अच्छा केक ऑर्डर किया था, एक दिन पहले ही ऑर्डर मंगवा लिया था, यानी एक दिन पहले ही केक हमारे घर पे आ गया था। मेरी इच्छा तो बहुत हुई थी कि मैं केक खाऊं, पर मुझे अगले दिन तक राह देखनी पड़ी। मैं वहां पर ऐसा बोलता हूँ मुझे कल तक राह देखनी पड़ी, तो मैं कल नहीं बोल सकता, कल यानी कल जो आने वाला है, पर मुझे उसके बारे में बता रहा था तो मुझे क्या बोलूं, पर मुझे अगले दिन तक राह देखनी पड़ी। तो ये है अगले दिन, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट में बोल रहा हूँ इसलिए मुझे टुमारो नहीं इस्तेमाल करना। ओके, तो ये हो गया हमारा नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस वर्ड। इसके बाद रूल नंबर 7 हम सीखेंगे। रूल नंबर 7 है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सीखे हैं, तो फिर ये नया रूल्स क्या है? तो रूल्स ये कहता है कि हर एक टाइप की जो सेंटेंस है, ईच टाइप इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, हमें उसको असर्टिव के टाइप में चेंज करना है। तो जनरली हमारा फंडा ये है कि असर्टिव का असर्टिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव का भी असर्टिव हो जाएगा, इंपरेटिव का जो भी होगा वो भी असर्टिव हो जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी है वो भी असर्टिव हो जाएगा, यानी ये चारों टाइप है वो असर्टिव हो जाएंगे। ओके, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये फॉर्मेट याद करना, ये टेबल याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर यहाँ पर डिफिकल्ट ये है कि इसको चेंज करना कैसे। सेकेंडरी वर्ब हो जाता है और हमारा सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। ओके, सिर्फ टू लगाने से, टू और V1 ये लगाने से मेन वर्ब हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंडरी वर्ब और ये पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा असर्टिव। ओके, सो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हमें असर्टिव कैसे करना है। अभी जो लास्ट वाला है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमें असर्टिव कैसे करना है।
और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो सेंटेंस है पूरा का पूरा सेंटेंस हमें चेंज करना होगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, ही सेड व्हाट अ वंडरफुल डे, एक्सक्लेमेशन मार्क, सेंटेंस ओवर, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ओके, तो ये जो सेंटेंस है अभी हम लोगों को ये पता चल गया है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसलिए रूल्स कौन से चेंज हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा प्रोनाउन सेम रहेगा। एक्सक्लेमेटरी है तो हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, और ये सेंटेंस में कौन सी फीलिंग दिखा रही है, वो है जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। कंजंक्शन हमारा असर्टिव में, सॉरी एक्सक्लेमेटरी में, दैट। अभी हम लोगों को इसको मैं असर्टिव बना रहा हूं, देखिए ये असर्टिव कैसे बना। इट टेंस में चेंज करूंगा, ये जनरली माना जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इट वाज अ वंडरफुल डे, फुल स्टॉप। यहां पर मैं वेरी लिख सकता हूं, पर वंडरफुल वर्ड के अंदर वेरी की फीलिंग्स आ जाती है, इसलिए वेरी लिखने की जरूरत नहीं, पर जनरली अगर कोई दूसरा एडजेक्टिव रहता है तो वेरी तुम्हें लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, ये सेंटेंस को मैंने असर्टिव में चेंज किया, तो मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, इट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, वर्ब रखूंगा और फिर ऑब्जेक्ट के ये वर्ड्स लिखूंगा। वैसे करके मुझे पूरा सेंटेंस बदल के उसको असर्टिव बनाना पड़ेगा। तो ये चारों प्रकार के जो सेंटेंस है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपरेटिव, वो सारे सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। असर्टिव में से असर्टिव तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। इंटरोगेटिव में से असर्टिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे स्थान पे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। इंपरेटिव में सिर्फ टू लगा के V1 लिख के सेंटेंस कंप्लीट कर दो, हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस को पूरी तरह से ऐसे बदलना है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट डाल के हम लोगों को सेंटेंस को चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम सारे सेंटेंस को असर्टिव बना सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट तुम सेंटेंस कॉपी करके नहीं लिख सकते। हमारा लास्ट जो रूल है इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग या तो फिर सडन फीलिंग्स है। ओके, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो फीलिंग्स वाले जो वर्ड्स है उसको हम लोग डायरेक्ट ही रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले सकते हैं। ये है इसका रूल। ओके, कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि वाव, हुर्रे, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कांग्रेचुलेशन, जिसको लोग कॉन्गो भी बोलते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, वो इंटरजेक्शन के वर्ड्स है और इसके अंदर फीलिंग्स उनकी दिखाई दे रही है। तो ये वर्ड्स को हम लोगों को सेंटेंस के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब के साथ उसकी फीलिंग्स हम लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, फॉर एग्जांपल, ही सेड हुर्रे, वी हैव वॉन। ये सेंटेंस उन्होंने बनाया है। ओके, तो अभी मैं इसको जब चेंज करता हूं इनडायरेक्ट में, तो ये जो हुर्रे वर्ड है उसको मुझे सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो एक फीलिंग है, तो उसको मैं ये हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अटैच कर दूं। मैं लिखूंगा ही एक्सक्लेम विथ जॉय, हुर्रे यानी खुश हो गए, मतलब जॉय, दैट they had won, that they had won। ओके, तो ये जो सेंटेंस है उसको ही मैं चेंज करूंगा कंजंक्शन के बाद, पर ये जो फीलिंग है उसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले लिया। ओके, तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी इंटरजेक्शन के वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स जो फीलिंग्स दिखाते हैं, वो सारे वर्ड्स हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लोग ले सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें तुम्हारा दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा और तुम्हारा थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स के अंदर कौन सी फीलिंग्स छुपी हुई है, वो फीलिंग्स तुम्हें लिखनी होती। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो इंटरजेक्शन के जैसे काम करते हैं और वो
वर्ड्स जो होते हैं वो फीलिंग्स दिखाते हैं, उसको तुम रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ ले सकते हो, जिसमें आता है जैसे कि थैंक यू, ठीक है, यस, नो। तो ये जो वर्ड्स जो होते हैं उससे जो जवाब आता है, तो ये सेंटेंस के अंदर हम लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये फीलिंग्स है जिसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ले लें। तो यस को मैं कैसे लिखूंगा, रमेश एक्सक्लेम, रमेश रिप्लाइड, ये ज्यादातर रिप्लाई में होगा, ठीक है। तो रमेश रिप्लाइड विथ अफर्मेटिव, रमेश रिप्लाइड विथ अफर्मेटिव, और रमेश रिप्लाइड नेगेटिवली दैट, और उसके बाद पूरा रमेश रिप्लाइड थैंक यू को मैं बोलूंगा विथ अ ग्रेटफुल हार्ट, ओके। विथ ग्रेटफुल हार्ट तुम बोल सकते हो, विथ ग्रेटफुलनेस बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कौन से वर्ड्स चूज करते हो और मीनिंग को तुम सेम रखो। यानी जो इंटरजेक्शन के अंदर जो फीलिंग्स जो होती है वो इंटरजेक्शन के वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब्स के साथ आ जाएंगे, उसको सेंटेंस में नहीं रखना है। ये हमारा आखिरी रूल्स। तो ऐसे करके 8 रूल्स है, ये सारे रूल्स हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते वक्त हमें इस्तेमाल करना है, और यही 8 रूल्स इनडायरेक्ट स्पीच को कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, और यही 8 रूल्स इनडायरेक्ट स्पीच की ब्यूटी भी बढ़ाता है। इसलिए हमें ये सारे रूल्स बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं, इसको प्रैक्टिस करने हैं। और मेरा आगे का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसके अंदर बहुत सारे हम लोग सेंटेंसेस लेंगे और डायलॉग्स लेंगे, और वो सारे डायलॉग्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, और वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सारे 8 रूल्स जो मैंने सिखाए उसको लिटरली एक्सरसाइज में कैसे अप्लाई करना है, और वो अगर आप सीख जाओगे तो फिर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि ये 8 के 8 रूल्स आप सीख के लो, उसका इंपॉर्टेंस सीख के लो, उसका मीनिंग सीख के लो, बार बार ये वीडियो देखो और फिर सीख के फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप सब्सक्राइब करें, ये चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरे दोस्तों को भी भेजें, बार बार देखें, सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, तो जाके आप एक्सपर्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।